हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एमटीएस का एग्ज़ाम 2 मई से प्रस्तावित यानी शुरू होने जा रही है। उसी को देखते हुए हम आप लोगों को जीके जीएस की मैराथन सीरीज को आप लोगों के बीच में बहुत बेहतरीन तरीके से हम उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। आइए बिना किसी विलंब के हम आज की क्लास का ये मैराथन क्लास की 10वीं सीरीज है। कौन सी 10वीं सीरीज है? देखिए, इस सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं कल के कुछ क्वेश्चनों को एक बार फिर से आप लोगों को बीच में डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला था, किस युद्ध के उपरांत बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया। मैंने आपको बताया था बाबर ने पानीपत युद्ध के बाद किसकी उपाधि धारण किया, तो कलंदर की उपाधि धारण किया। इसमें मैंने आपको बताया था बाबर के द्वारा पानीपत के युद्ध में कलंदर का उपाधि धारण किया गया। उसके बाद बाबर के द्वारा तोपों का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया, तो बाजौर अभियान यानी 1519 के बाजौर अभियान में सबसे पहले बाबर के द्वारा तोप और बारूद का प्रयोग किया गया। उसके बाद पूछ सकता है आखिर इनके प्रमुख तोपची कौन थे, तो उस्ताद अली और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये दो बाबर के प्रमुख तोपची थे। उसके बाद पूछ सकता है कि मोइबियान पद्धति, कौन सी पद्धति, मोइबियान पद्धति का जनक कौन है, तो मोइबियान पद्धति का जनक बाबर है। इसमें क्या होता था, बगीचों को नहरों से इस प्रकार कनेक्ट किया जाता था कि एक बार नहर खोल दिया जाए तो नहर का पूरा पानी बगीचों में अपने आप चला जाता था। उसके बाद पूछेगा कि चार बाग शैली का जनक कौन है, तो चार बाग शैली का भी जनक बाबर है। उसके बाद इसमें पूछेगा कि चार बाग शैली के साथ साथ बाबर के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए। बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, 28 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ अफगानों के साथ 29 और 30 में बाबर की युद्ध हो गई, बाबर की मृत्यु हो गई 1530 में। तो इतनी बातें मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था। तो इसके बाद सुमेलित करने को बोला था, तब मिनहात उस सिराज तबकात ए नासरी मैंने इसको बताया था, हसन निज़ामी ताजुल नासरी बताया था, ज़ियाउद्दीन माकबरनी बताया था क्या, तारीख ए फिरोज शाही। उसके बाद याहिया बिन अहमद किससे था, तारीख से था। इतनी बातें मैंने आपको कल बता दिया था। फिर हम अगला बात आपसे क्या कहे थे कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत की उद्देशिका में नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। एक बदलाव किया गया, उसमें समाजवाद, पंथ निश्चित और गणतंत्रात्मक राज्य की व्यवस्था कही गई थी। उसके बाद हम आपसे बात किए थे कि किस अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अगर संघ और यूनियन दोनों लिखा रहेगा तो सबसे पहले बताना है भारत राज्यों का यूनियन है। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है, भारत राज्यों का क्या है, संघ है। संघ के साथ साथ बताया गया है राज्यों का यूनियन है, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र आर्टिकल नंबर 1 के तहत किया गया है। आर्टिकल नंबर 2 में क्या कहा गया है, 2 में कहा गया कि जितने भारतीय राज्य हैं, क्या विदेशी राज्यों को भारतीय राज्य में कैसे मिलाएंगे, विदेशी राज्य को भारतीय राज्यों में मिलाने की प्रक्रिया किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया। जैसे इसमें क्या हुआ था, इसमें मैंने सिक्किम एक ऐसा विदेशी राज्य था जिसे हम भारत में मिलाए थे। कैसे, देखिए 35वां संविधान संशोधन करके हम लोग सिक्किम को भारत को मिला। 35वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, 1974 में हुआ। इसमें क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 2 अनुसूचित 2A जोड़ी गई। इसमें क्या बनवाया गया, सिक्किम को बनाया गया सहराज्य। इतनी बातें मैं पिछले वीडियो में बनाया था, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी करा रहा हूँ। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया जाता है। इतनी बातें हो गई। फिर आर्टिकल नंबर 3 क्या था, जो भारत के राज्यों हैं, क्या भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी राज्य आते हैं उन राज्यों का नाम और क्षेत्र भारत सरकार बदल सकती है। आर्टिकल नंबर 4 ये कहा गया था, आर्टिकल नंबर 2 और 3 में अगर भारत सरकार क्या बोलते हैं, भारत सरकार आर्टिकल नंबर 2 और 3 में बदलाव करती है तो आर्टिकल नंबर 368 के बाहर रखा जाएगा और राष्ट्रपति इस चीज को मानने के लिए बाध्य होगा। इतनी बातें हम आपको कल बताए थे। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका और हाई कोर्ट भी करती है। हाई कोर्ट अनुच्छेद नंबर 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत मूल अधिकारों का रक्षा करता है।
है। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? इसे संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आर्टिकल नंबर 32 को। और संविधान की रीढ़ जब पूछेगा कि संविधान की रीढ़ कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 19 है। क्या? आर्टिकल नंबर 19 में है। आर्टिकल नंबर 19 फर्स्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था झंडा फहराने, उसके साथ प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आप जो पुतला किसी को फूंकते हैं उसकी स्वतंत्रता, ये सब किसमें है? आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट में है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो जिक्र किया गया है, किसमें किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 124 में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट में होगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 127 में क्या बताया गया? तदर्थ न्यायाधीश। क्या? तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज के बारे में आर्टिकल नंबर 127 में बताया गया है। इतनी बात मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कल का कि मेकांग डेल्टा कहाँ पे अवस्थित है? तो मैंने आपको बताया था जो मेकांग डेल्टा है ये भारत के वियतनाम में अवस्थित है। वियतनाम की कंट्री के बारे में मैंने क्या बताया था? इसकी राजधानी है हनोई। ठीक है। म्यांमार की राजधानी पहले बर्मा हुआ करती थी, उसके बाद इस समय क्या है? न्यापीता। किसकी राजधानी है? ये राजधानी है म्यांमार की राजधानी है। एक पर्वत है अराक्यानोमा, ये जो पर्वत है ये भारत और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाता है। किसके किसके बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में बाउंड्री बनाने के कारण इसका हो गया। उसके बाद क्या बताया? कंबोडिया की राजधानी क्या हो गया? न्यो पेन भेम। क्या? ये कंबोडिया की राजधानी। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक कहाँ पे होता है? थाईलैंड में होता है। इतनी बातें मैं आपको कल की वीडियो में बता दिया था। केवल एक क्विक रिवीजन आप लोगों के बीच में हम करा रहे हैं। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, एमू कहाँ है? जापान में, अप्रीदीस कहाँ है? अफ्रीका में। यही ऑप्शन हमारा गलत था। पिग्मी कहाँ है? कांगो बेसिन में है। मैंने आपको क्या बताया था? बद्दू कहाँ की जनजाति है? ये अरब की जनजाति है। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया? पिग्मी कहाँ है? हमारे कांगो बेसिन पाए जाते हैं, कांगो बेसिन में। उसके बाद मैंने आपको बताया रेड इंडियन कहाँ पे है? रेड इंडियन हमारी है नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है। उसके बाद माओरी मैंने बताया आपको कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। इतनी सारी। उसके वेदास कहाँ की है? श्रीलंका की जनजाति हैं। इन जनजातियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ऑप्शन था क्या? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, कपूर से डायरेक्ट कपूर यानी ठोस से डायरेक्ट क्या बन रहा है? गैस। जैसे मान लीजिए आपका ये ठोस है, ठोस को हम कभी गैस में डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कपूर जो होता है इसे आप जलाएंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, ये सीधा ठोस से कहाँ चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। क्या? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्व मतलब उड़ जाना, पातन मतलब ठोस का। किसी ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? ऊर्ध्वपातन। ये हमारा कपूर में होता है। उसके बाद किस में होता है? नेप्थलीन। क्या? नेप्थलीन में होता है। या बोलेगा NH4Cl यानी किस में होता है? नौसादर में होता है। और किस में होता है? ठोस CO2 भी इसी में आता है। किस में? जो सॉलिड CO2 होता है ये भी हमारा आता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था, एक होता है गलनांक। गलनांक मतलब जिस ताप पे कोई वस्तु गलना शुरू करे। क्या? गलना शुरू करे, उसे बोलते हैं हम गलनांक। और हिमांक क्या होता है? जिस ताप पे कोई वस्तु जो द्रव अवस्था में वो ठोस में बदलना शुरू करे उसे हम बोलते हैं हिमांक। हिमांक मतलब हिम धन अंक, यानी हिम बोले तो बर्फ में बदलने की शुरुआत जहां से होगी उससे हम बोलेंगे क्या? हिमांक। इतनी बातें शुरू में आपको बताया था। मैंने आपको बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई वस्तु सबसे ज़्यादा ठोस होती है। सबसे ज़्यादा ठोस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? ये हिमांक पॉइंट होता है। क्या? जो जल का हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और जल का हमारा क्वथनांक कितना होता है? यानी हम जब पानी को उबालते कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वथनांक मतलब होता है क्वथ बोले तो उबलना, यानी जहां से कोई द्रव उबलना शुरू होता है तो उसे हम बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। ये हम पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। हमारा आज का अभी तो ये भी पिछला क्वेश्चन ही है, क्या निम्नलिखित में सुमेलित कौन सा नहीं है? इस ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, नहीं पूछ रहा है या है। तो कैंटरबरी ये तो न्यूजीलैंड में है, ये क्या है? घास का मैदान है। क्या? ग्रासलैंड है। तो पार्कलैंड आपका ब्राजील, वेल्ड दक्षिण अमेरिका, लानोस वेनेजुएला। जो पार्कलैंड है ये ब्राजील में नहीं है। कहाँ पे? ब्राजील में नहीं है। लेकिन
पार्कलैंड की लोकेशन कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में पार्कलैंड अवस्थित है। उसके बाद में आपको क्या बताया? घास के मैदानों के बारे में प्रेरी बताया था, पंपास बताया, उसके बाद स्टेपीज बताया। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेपीज मैप के माध्यम से, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। स्टेपीज कहाँ पे है? आपका एशिया वाले पार्ट में है। एशिया के साथ साथ इसका कुछ भाग हमारा किस में है? यूरोप के अंतर्गत आता है। स्टेपीज के बाद हम आते हैं प्रेरीज में, हमारा आएगा नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद पंपास किस में आएगा? पंपास हमारा आएगा साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। वेल्ड मैंने बताया आपको दक्षिणी अफ्रीका। कहाँ पे? वेल्ड हमारा आएगा दक्षिणी अफ्रीका। उसके बाद वेल्ड के साथ आपको मैंने क्या बताया? जो घास के मैदान होते हैं न्यूजीलैंड में, कौन सा घास का मैदान? न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। अभी ये हाल फिलहाल एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अब हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे आज की क्लास का हमारा ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हम जो अभी तक कराए थे, ये पिछले क्लासेस का रिवीजन करा रहे थे। एक कौन सा क्वेश्चन कहता है? एक बाइट में क्या होते हैं? तो एक बाइट में हमारा होता है कितने बिट? 8 बिट। देखिए कंप्यूटर के बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पूछता है कि आखिर कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक कौन है? तो हैं चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। कंप्यूटर के बारे में पूछता है कि आखिर इसमें जो कंप्यूटर डेटा को पढ़ता है वो किस माध्यम में पढ़ता है? तो बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी अंक। बाइनरी अंक क्या क्या होता है? 0 और n। इसी भाषा को केवल कंप्यूटर पढ़ पाता है। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में और क्या पूछता है? एक होता है रैम। ये कंप्यूटर की क्या होती है? अस्थाई मेमोरी। अगर पेपर में पूछेगा कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी का नाम क्या है, तो रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किसका है? ये रैम की फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद एक कंप्यूटर में रैम के बाद एक होता है आपका रोम। कितने प्रकार की मेमोरी हो गई? 2 प्रकार की मेमोरी, एक रैम एक रोम। रोम क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ये हमारा क्या हो गया? रोम। रोम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थाई मेमोरी। यानी कंप्यूटर की जो अस्थाई मेमोरी है वो आपका है रोम। इतनी बात कंप्यूटर के बारे में आपको हम बताए हैं। देखिए एक बाइट में मैंने बताया आपको 8 बिट। यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट हमारा है बिट। क्या है? बिट। सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट हो गई। ठीक। अब देखिए एक बिट में मैंने क्या बताया? एक बिट में कितने बाइट? 8 बाइट हो गया। एक बिट में 8 बाइट हो गए। ठीक। उसके बाद एक बाइट में किलोबाइट। देखिए एक बाइट में कितने किलोबाइट? 1024। देखो बिट सबसे छोटी इकाई है, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। क्या? किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट। देखो बिट के बाद आ गया मेरा किलोबाइट। किलोबाइट पूछेगा 1 किलोबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे? तो 1024 बाइट। एक बाइट में 8 बिट। देखो यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया है बस, कि एक बाइट में कितने बिट हो गए? हमारा 8 बिट। क्या? एक बाइट में 8 बिट हो गए। तो 1 किलोबाइट में क्या? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट हो गए। क्या? 1024 बाइट हो गए। अब देखिए 1 किलोबाइट, एक मेगाबाइट पूछेगा। किलोबाइट और मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में 1024। अब आ जाएगा मेरा किलो बाइट। अब देखिए कैसे बदल रहा है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट हो गया। 1 मेगाबाइट में अब इसके ऊपर वाला किलोबाइट इसमें आ गया। ठीक। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स जो फुल फॉर्म पूछता है उन्हें हम आप लोगों के बीच में लेके आते हैं। पूछता है कि वान का फुल फॉर्म क्या होगा? लान का फुल फॉर्म क्या होगा? WWW का फुल फॉर्म क्या होगा? उसके बाद पूछेगा आपका
HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? ये सभी फुल फॉर्म्स पेपर में पूछे जा चुके हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, क्या? वाइड एरिया नेटवर्क, ये किसका फुल फॉर्म है? ये है वान का फुल फॉर्म। लान का है लोकल एरिया नेटवर्क, क्या? लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका किसका फुल फॉर्म हो गया? ये वान का हो गया। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद HTML हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, ये आपका हो गया क्या? HTML के फुल फॉर्म। उसके बाद कंप्यूटर में पूछता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका हो गया CPU का फुल फॉर्म। CPU को क्या क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है कंप्यूटर का क्या? कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर इसी के द्वारा ही कंप्यूटर चलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CPU को, जो कंप्यूटर का यानी संचालक होता है, ये CPU होता है। उसके बाद कंप्यूटर, कभी अगर पेपर में लिखा रहे कंप्यूटर या संगणक, क्या? संगणक, दोनों एक ही चीज़ है। कंप्यूटर लिखा रहे या तो संगणक, यानी कंप्यूटर का काम क्या हो जाएगा? संगणक। गणक मतलब गणना करना, यानी कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है? गणना करना, क्या? गणना करना। पेपर में पूछेगा कि गणना करना किसका कार्य है, तो कंप्यूटर का काम है गणना करना। अब हम आपको बताते हैं कि जो CPU होता है, ये हमारा हो गया, मान लीजिए CPU। अभी आप देखे होंगे कभी, तो ये CPU रहता है, इसमें गोला सा पार्ट रहता है। इसके अंदर तक 3 भाग होते हैं। कितने? CPU के 3 भाग। ये हमारा CPU के 3 भाग होता है। ALU मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसका मतलब क्या होगा? AU मतलब हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, AU और लॉजिकल यूनिट। ये 3 भाग कंप्यूटर CPU के होते हैं। इन भागों को हम आपके बीच में एक दिन कंप्यूटर की एक अच्छी क्लास लेके आएंगे, उसके बीच में डिस्कस करेंगे। देखिए पेपर में पूछेगा ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थमेटिकल, क्या? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये ALU का फुल फॉर्म है। LU का हो जाएगा लॉजिकल यूनिट ओनली, ठीक है। इतनी बातें कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया हूँ। उसके बाद पेपर में पूछेगा आखिर निबल के बारे में, क्या? कि एक निबल जो होता है, निबल, ये किसके बराबर होता है? एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर के बारे में कुछ और बता सकता है, जैसे कि भारत का पहला परम कंप्यूटर क्या है? क्या पूछेगा? विश्व का जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इनायक, क्या? ENIAC, इनायक विश्व का पहला कंप्यूटर है। पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 1000। कौन? परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इस समय अगर पेपर में पूछेगा कि वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम सिद्धि ये पहला कंप्यूटर है। ये जो पहला कंप्यूटर परम 8000 है, ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है इस समय USA का है, क्योंकि इसके पहले फुगाफू जो जापान का था वो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर था। इस समय USA का सबसे
तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। इतनी बात आप कंप्यूटर के बारे में यहाँ से जान चुके होंगे। देखिए, समस्थानिक संभारिक के बारे में मैंने आपको कल भी जिक्र किया था, आज भी कर रहे हैं। ये लिखा क्या गया है, ये लिखा गया है 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 10, 40 है, 10 नहीं है। उसके बाद ये लिखा गया है कि 20 Ca मतलब कैल्शियम 40। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, अगर मान लीजिए कोई आपका ऐसे लिखा है ए, मान लीजिए कोई तत्व से हम लेके बताते हैं, जैसे आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक पता है, सोडियम का कितना होता है 11 और 23। अगर ये ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बीच में लिखा गया, हमारा तत्व का नाम लिखा गया है सोडियम, ये हमारा होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो होता है ये परमाणु का क्या होता है, भार होता है, यानी एटॉमिक वेट, परमाणु का भार या द्रव्यमान संख्या, इसी को बोलते हैं। यानी जो 23 है ये हमारा हो गया परमाणु भार, 11 हो गया हमारा परमाणु क्रमांक। अब बात आती है कि आखिर इनका मतलब क्या है। तो जो परमाणु क्रमांक, यानी जिस तत्व में, देखिए जब आएगा कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो समस्थानिक मतलब होता है जिसके परमाणु क्रमांक समान हो। क्या, परमाणु क्रमांक क्या हो जाए, समान हो जाए। लेकिन अगर एक चीज समान होगी तो दूसरा भिन्न हो जाएगा। यानी क्या भिन्न होना चाहिए, इसमें परमाणु भार जो होगा ये कैसा होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। यानी जिसमें परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु भार अलग होगा वो समस्थानिक की कैटेगरी में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के पेपर में बता दीजिएगा 3 समस्थानिक। कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3। इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम। क्या, हाइड्रोजन है पहला, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम, ट्राइटियम, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है। इसका क्या नाम है, ड्यूटेरियम। क्या, ड्यूटेरियम। उसके बाद ये क्या है आपका, ट्राइटेनियम। क्या, ट्राइटियम। पेपर में पूछेगा कि ट्राइटियम का फार्मूला क्या है, तो 1H3 है। ड्यूटेरियम का क्या है, 1H2। ये आपको यहाँ पे समस्थानिक के बारे में बता दिए। अगर मान लीजिए ऐसे पूछ ले आपसे समभारिक क्या होता है, सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार। यहाँ पे भार देखिए बराबर है कि नहीं, ये 40, ये 40, ये 40। यानी समभारिक में क्या होता है, भार मेरा क्या होता है, समान। लेकिन इसमें आपको एटॉमिक नंबर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी परमाणु जो क्रमांक होगा ये अलग अलग होगा। कैसे, आपको ऑप्शन में ही दिख रहा होगा कि जो आपका आर्गन जो है 18 40 है, यानी परमाणु भार सबका सेम है। जिसका परमाणु भार समान होगा, परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, वो समभारिक की कैटेगरी में चला जाएगा। अब हमारा बचता है क्या, सम न्यूट्रॉनिक। क्या, सम न्यूट्रॉनिक। सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, यानी जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, उसे हम बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। कैसे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं सोडियम Na+ और लिखते हैं क्या, Mg++। देखिए अगर किसी तत्व पे 1+ लगा है, इसका मतलब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। 11 में से 1+ जा रहा है, मतलब 1 घट गया, कितना बचा, 10। यानी इसमें कितने बचे, 10 न्यूट्रॉन बच गए। Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2+ लगा है, इसका मतलब इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 2, बचा कितना, 10। यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, बराबर आ गई। इसमें भी 10 और इसमें 10। इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक में आ जाएंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते कैसे हैं, अगर आपको हम निकालना सिखाएं, देखिए मान लीजिए क्या लिखा है, सोडियम 11 23 लिखा है। इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए जो परमाणु क्रमांक होता है और परमाणु भार, यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे ये हो गया 23, 23 में से 11 गया, मेरा कितना आ जाएगा, 11 और हाँ कितना आ जाएगा मेरा
23 में से 11 गया, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, यानी 12 मेरा क्या आएगा इसका न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, अब आपको पूछेगा पेपर में परमाणु क्रमांक तो कैसे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। परमाणु भार को किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। P मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, और N मतलब मेरा आ जाएगा क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब मेरा होता है A बराबर होता है P प्लस Z, यानी परमाणु भार जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग को हम बोलते हैं परमाणु भार। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से हम बता सकें। अब देखिए क्या होता है कि ये क्या लिखा गया है, ये चीज़ें जो 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40 हमारा क्या है, इसमें सबका क्या है, भार सेम है। इसका मतलब ये किस में चला जाएगा, समभारिक में चला जाएगा। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ईंटा पर नाचे एक ट्रिक है, क्या, ईंटा पर नाचे, ये हमारा एक ट्रिक है। क्या, ई से मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो जे टॉमसन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, सर जे टॉमसन यानी थॉमसन, ऐसे याद रखिएगा, के द्वारा किया गया। उसके बाद पर से आ जाएगा मेरा, पर से आ जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है, र बोले तो रदरफोर्ड, और प्रोटॉन का सिंबल होता है हमारा P। उसके बाद नाचे, यानी न से क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, और मेरा च से हो जाएगा क्या, चैडविक, यानी न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन आ गए, चैडविक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा, ऋणात्मक चार्ज होगा। पेपर में पूछेगा कि ऋणात्मक चार्ज निम्नलिखित में किस में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे, तो आप बताएंगे ऋणात्मक चार्ज न्यूट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव यानी धनात्मक चार्ज जो होता है ये मेरा प्रोटॉन पे होता है। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इसमें शून्य चार्ज होता है। पूछेगा निम्नलिखित में किस पे 0 चार्ज होता है, तो वो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का आखिर द्रव्यमान क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछेगा 1.6 इंटू 10 की पावर 27, क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर -27, ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है, ये हमारा निगेटिव में होता है। सेम उसी तरीके से न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27, लेकिन थोड़ा इससे क्या होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है बस। ठीक, उसके बाद कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है, इतना आवेश होता है। ठीक, इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। पूछेगा कि आखिर नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया, नाभिक की खोज किसके द्वारा किया जाए, गोल्डस्टीन नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने नाभिक की खोज किया था। रदरफोर्ड, देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया था, इन्होंने नाभिक की खोज किया। पूछेगा कि नाभिक की खोज करते समय किस पन्नी का प्रयोग किया, तो इन्होंने सोने की फाइल का प्रयोग किया। किसकी, सोने की पन्नी का प्रयोग किया। इसमें इन्होंने क्या किया, एक सोने की पन्नी लिया, इसमें किरणों की बौछार कराई, क्या, एक्स वाई गामा रेज की किरणों की बौछार कराई। इसमें से देखा कि कुछ किरणें बाहर निकल गई और कुछ किरणें यहाँ से आए पुनः वापस लौट गई। इसका मतलब इनके दिमाग में संदेह हुआ कि इसका मतलब बीच में ऐसा कोई पार्ट है परमाणु के बीच में जो इतना सॉलिड है कि वो रेज को वापस कर दे रहा है। यहाँ से रेज तो गई लेकिन पुनः रेज वापस आ गई। इन्हीं को इसने क्या बोला कि नाभिक, रदरफोर्ड, यानी नाभिक की खोजकर्ता हमारे कौन हो गए, रदरफोर्ड। ये एक पन्नी जो थी, ये कौन सी थी, सोने की पन्नी थी। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है कि कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम। देखिए कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। ये मेरा हो गया कॉपर सल्फेट।
उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, अब मैं इतनी की बात कर रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये मेरा हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं धावन सोडा, यानी जिस सोडा से हम लोग अपने कपड़ा का साफ सफाई करते हैं वही है धावन सोडा। ठीक, उसके बाद क्या है, जिप्सम। जिप्सम के बारे में जो हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी इसमें 5 पानी है, H2O यानी पानी, 5 पानी इसमें हो गया, 10 पानी इसमें हो गया और 2 पानी इसमें। इसका मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या क्या लिखा है, 5 पानी, 10 पानी और 2 पानी। बाकी देखिए इसमें 2 तो दिया है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट इसमें लिखा आगे क्रमशः, मतलब सीरियल वाइज। ठीक, इतनी बातें तो आपको यहाँ से आ गया। लेकिन कभी पूछेगा कि फेरस सल्फेट में कितने पानी होते हैं, तो इसका पानी का फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O, यानी फेयर सल्फेट में 7 पानी के अणु होते हैं। पानी का फार्मूला क्या होता है, तो पानी का फार्मूला H2O, और पानी का जो भार होता है ये होता है 18। कैसे, देखिए जितना परमाणु क्रमांक होगा उसी का दुगुना कर दीजिए, यानी 1 का दुगुना 2 हो गया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 दूनी 16, यानी 16 और 2 जोड़ेंगे हम आएगा 18। ठीक, फेरस सल्फेट को हम बोलेंगे हरा कशिश। हरा कशिश का फार्मूला FeSO4 इंटू 7H2O। उसके बाद इसी को बोलते हैं नीला थोथा। पूछेगा कि नीला थोथा का फार्मूला क्या है, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, नीला थोथा। इसी को हम लोग बोलते हैं तुतिया। कैसे नीला थोथा, क्योंकि कॉपर का रंग कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। क्या, ब्लू कलर का कॉपर का रंग होता है। ठीक, धावन सोडा का सूत्र मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पूछता है खाने वाले सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या, Na से हो गया मेरा सोडियम बाई कार्बोनेट। यही है जो हम सोडा खाते हैं, यानी खाने वाला सोडा जो हम लोग मिठाइयों में डालते हैं, समोसा डालते हैं, तो यही है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, हमारा खाने वाला सोडा है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि HCl, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन पेपर में इसको इस तरीके से पूछा कि परम्यूटेड अम्ल किसे बोलते हैं, परम्यूटेड अम्ल। तो परम्यूटिक अम्ल किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं HCl। HCl के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पेट में हमारे सोचिए कितना महत्वपूर्ण अम्ल क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये पेट में पाया जाता है। इसका pH मान सबसे कम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, समझे नहीं, इसका मतलब सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा हाइड्रोजन क्लोराइड होगा। ठीक, उसके बाद क्या पूछता है, उसके बाद पूछता है नमक का फार्मूला क्या होगा, NaCl। ये क्या है, हमारा नमक। जो साधारण नमक खाते हैं उसका फार्मूला है सोडियम क्लोराइड। क्या, Na से मेरा हो जाएगा सोडियम और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक को कहा जाता है। इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या पूछता है, फिर पूछ सकता है सिरका का फार्मूला CH3COOH। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सिरका। सिरका मतलब जो बना हम लोग ठंडी दिनों में बनाते हैं वही खाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक अम्ल का फार्मूला हो गया सिरका। सिरका CH3COOH, इसी को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक, अब देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं किसकी, मेथेनोइक एसिड CH3OH।
CH3 क्या है? यही है जहरीली शराब जो आदमी पी के मरता है। पेपर में पूछेगा जहरीली शराब का फार्मूला क्या है, तो CH3OH। और मीठी शराब का फार्मूला क्या है? जो मीठी शराब होती है इसका फार्मूला है C2H5OH, यानी C2H5OH हमारी मीठी शराब है, इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। ये हमारा CH3OH है, ये जहरीली शराब। इतनी बातें आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये कहता है कि बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का मारता है। मैंने आपको शूट किया तो एक बार झटका मारेगा पीछे की तरफ। क्यों मारता है देखिए, बताते हैं आपको यहाँ का एक रहस्य, जादुई रहस्य। क्या? मान लीजिए बंदूक है, बंदूक तो बन नहीं पाएगा, फिर भी हम आपको पूरा प्रयास करते हैं दिखाने का। ये मान लीजिए बंदूक हो गया। बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली एक वेग से आगे बढ़ेगी और उसी वेग, सेम वेग से, जितना वेग से आगे बढ़ी है उतनी वेग से बंदूक हमारी बैक होती है। इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है ये कहता है कि जितनी क्रिया हम किसी चीज़ को करने में करेंगे उतना सेम ऑब्जेक्ट जो है वो सेम बल हमारे ऊपर लगाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने आपको धक्का दिया, तो मैंने आपको धक्का दिया तो आप आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन सेम फोर्स के द्वारा आप भी मेरे ऊपर बल लगाएंगे। ठीक, इसी की वजह से चलना संभव होता है। अगर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना रहेगा तो चलना भी संभव नहीं होगा। चलने में एक बल और लगता है, घर्षण बल। ठीक, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम जो बोलते हैं ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम को बोला जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद गति का प्रथम नियम जो बोला जाता है, तो हम गति का जो प्रथम नियम है वो हम कहते हैं क्या? देखिए, जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है इसे हम कहते हैं गैलीलियो का नियम। गैलीलियो का नियम या तो जड़त्व का नियम। ये न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम पे, इसमें बल का परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहे हैं। पूछे कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है, तो प्रथम नियम से आती है। लेकिन जब बोलेगा कि बल का सूत्र न्यूटन के किस नियम से आता है, तो ये गति विषयक द्वितीय नियम से आता है। और सूत्र क्या होता है बल का? F बराबर m×a, ये गति का द्वितीय नियम है। और बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल की बीमा अगर कहीं पूछे पेपर में, तो बल की बीमा क्या होती है? m l की पावर -1 इंटू टी के पावर -2, mlt की पावर -1 इंटू टी के पावर -2, ये बल की बीमा होती है। कैसे निकलती है? देखिए, बीमा हम m को क्या लिखेंगे? डायरेक्ट m लिख लेंगे। और a क्या होता है? a बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी m l t की पावर -2, क्या m l t की पावर -2, ये जो हो गया हमारा बल का बीमा हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता तो क्लोरोप्लास्ट में है, लेकिन जो आपकी बर्ड्स होती हैं, क्या कलियां होती हैं, ये मान लीजिए आपका पत्ती हो गया, पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का द्वारा क्या होता है? इसमें गैसों का विनिमय होता है। पूछेगा कि गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज पत्तियों के किस भाग से होता है, तो स्ट्रोमा के द्वारा होता है। इसमें ऑक्सीजन और O2 का, अगर O2 आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ऑक्सीजन आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इतनी बातें आपको पत्तियों के बारे में मैं बताया। पत्तियों का हरा रंग कैसा होता है? हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम क्या करता है? पेड़ पौधों को ठंडा रखने का काम करता है।
पूछे अगर पौधों को ठंडा रखने में किस तत्व का भूमिका होता है, तो मैग्नीशियम की भूमिका होती है। फिर पूछेगा कि आखिर जो ये प्रक्रिया हो रही है क्लोरोप्लास्ट, तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा किस प्रकाश में होता है, तो ये सबसे ज़्यादा आपका होता है लाल प्रकाश में, फिर होता है नीले प्रकाश में, फिर होता है बैगनी प्रकाश में। और किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, तो हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। आखिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में होती है क्या? रात में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। इतनी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ बताया था 6CO2 और 6H2O, यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हाइड्रोजन लेकर के सनलाइट की उपस्थिति में, किसकी, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफॉर्म में, क्या, क्लोरोफॉर्म में, ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यानी इतनी बड़ी प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। 6CO2 6H2O मिलकर C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट। यही फार्मूला हमारा है ग्लूकोज का। इसका मतलब यही मेरा क्या है, भोजन है। ये पौधों का क्या हो गया, भोजन। उसके बाद पौधों को आखिर पानी कहाँ से मिलता है, पानी मिलता है जाइलम से। चूंकि ज से जाइलम होता है और ज से मेरा हो गया जल, यानी जल कहाँ से मिलेगा, जाइलम से। बाकी के खनिज लवण पौधों को कहाँ से मिलता है, ये मिलते हैं फ्लोएम से। कहाँ से बनते हैं, फ्लोएम से। पौधों का किचन कहाँ पे होता है, किचन होता है पत्तियों को पौधों का हम बोलते हैं किचन। इतनी बातें आपको हम यहाँ से बता चुके हैं। देखिए हम बात करते हैं क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया, अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया। इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर होती है, देखे होंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसमें इसके आंतरिक भाग को पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी। क्या, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के जो आंतरिक भाग होता है उसे बोला जाता है क्रिस्टी। और क्रेब्स साइकिल पूछेगा कि क्रेब्स चक्र का संबंध किससे है, तो जो क्रेब्स साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है, 38 यानी 38 ATP। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। थोड़ा स्पेलिंग अगर मिसमैच होगी तो चल जाएगा। 38 ATP मिलाकर क्रेब्स साइकिल में होता है। 38 ATP से मेरा क्या बन जाएगा, इसी से बनेगा ऊर्जा। क्या बनेगा, ऊर्जा, या इसी से बनेगी पावर। इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस या ऊर्जा का गृह, ऊर्जागृह या शक्ति का गृह किसे बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और क्या बता सकते हैं, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है शरीर का पावर हाउस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है। इसमें 38 ATP मिलकर क्या बनाती हैं, ऊर्जा का निर्माण करती हैं। इतनी बातें आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात हो गई, अब हम बताते हैं कोशिका। देखिए कोशिका में सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्या, रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई, लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी। पूछेगा कि पहली मृत कोशिका या क्या कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक। पूछेगा पहली जीवित कोशिका, यानी जो जीवित कोशिका थी इसकी खोज किसके द्वारा किया गया, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा पहली जीवित कोशिका की खोज किया गया। अब उसके बाद पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। क्या, कोशिका का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत दिया। देखिए कोशिका मरी होगी तो हम चिमटी से खींच के निकालेंगे हुक से, इसका मतलब याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज किया। अब मैंने आपको क्या बताया था, मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशी होती हैं,
अब ऐसे याद रखिएगा, जो 6 साल का बचवा होता है वो 6 3 9 करके भाग लेता है, यानी 6 3 9, यानी मांसपेशियों की संख्या 639। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर पूछेगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। देखिए, जो सबसे लंबी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका कौन पूछेगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म, स्पर्म की कोशिका सबसे छोटी होती है, जैसे बोलते हैं हम लोग क्या, बीजाणु। और सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम, यानी अंडाणु। ओवम कहाँ मिलता है, आपको मैंने बताया था कि जो ओवम होता है ये स्त्रियों के अंदर मिलता है। स्पर्म कहाँ मिलता है, पुरुषों के अंदर मिलता है। ये मानव शरीर पूछेगा कि मानव शरीर की कोशिकाओं के बारे में अगर पूछेगा तो आप इतनी बातें बता देंगे। वैसे अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका हो गई। और वैसे सबसे छोटी कोशिका, जब कुछ ना नाम दे कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगर मानव शरीर का जिक्र ना करे तब आपको इतनी बातें बताना है। ठीक, उसके बाद कोशिकाओं के बारे में बात तो हो गई, लेकिन कभी कभी पूछता है आखिर जीव विज्ञान, क्या, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक तो हैं अरस्तु। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका है जंतु विज्ञान, इसी को बोला जाता है क्या, जूलॉजी। और दूसरा आपका है पादप विज्ञान, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी। यानी पादप विज्ञान के जनक कौन हो गए, थियोफ्रेस्टस। कौन, थियोफ्रेस्टस, ये इसके जनक हो गए। और जूलॉजी के जनक भी कौन है, अरस्तु। इतनी बातें आपको याद रखना है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि लुई पास्चर ने किसकी खोज किया। तो जो लुई पास्चर है इन्होंने किसकी खोज किया, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया। पेनिसिलिन का खोज किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला टीके की खोज किया गया। पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले किस टीके की खोज किया गया, भारत में सबसे पहले किस टीके की खोज किया गया, तो सबसे पहले जो टीका खोजा गया वो पेनिसिलिन था। ठीक, उसके बाद इंसुलिन की खोज करता कौन है, वेंटिंग और वेस्ट। क्या, वेंटिंग और वेस्ट इंसुलिन की खोज करता है। पोलियो के टीके की खोज करता जोनाक साल्स। जोनाक साल्क जो है ये पोलियो के टीके की खोज करता है। चेचक के टीके की खोज करता कौन है, एडवर्ड जेनर। कौन, एडवर्ड जेनर, ये चेचक के टीके के खोज करता है। बीसीजी का टीका उपयोगी क्यों होता है, ये तपेदिक के लिए होता है। तपेदिक यानी टीबी, या तो बोलेगा टीबी, या तो बोलेगा यक्षमा रोग। इस रोग के लिए क्या होता है, बीसीजी का टीका लगता है। इसका फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। वैसिलस कालमेट ग्यूरिन ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बीसीजी का टीके के फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो 16 सितंबर होता है, 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा किया गया। 5 जून को क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस। ये आपको मैं पिछली क्लास में कराया हूँ, जो बच्चे सभी क्लासेस से जुड़े होंगे उनको पता होगा। 23 मार्च को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। क्यों, क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, कौन कौन, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन 3 लोगों की क्या हुई थी,
फांसी की सजा हुई थी। ठीक है, उसके बाद अब हम बताते हैं आपको जुलाई क्या इंपॉर्टेंट डेज, हम जुलाई के बारे में बात करते हैं। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे, यानी डॉक्टर डे हो गया 1 जुलाई को। फिर आता है 4 जुलाई, इसी दिन मनाते हैं अमेरिका की स्वतंत्रता दिवस। क्या? अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। ठीक, उसके बाद हम आते हैं किस पे? 4 जुलाई के बाद मेरा आता है आपका 11 जुलाई। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस, क्योंकि 11 जुलाई को ही 11 जुलाई 1987 क्या 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। कितनी? 5 अरब। 11 जुलाई को विश्व की जनसंख्या 5 अरब, इसलिए जिस बनाते हैं जनसंख्या दिवस। अब पूछता है कि 12 जुलाई को क्या मनाते हैं? 12 जुलाई को मनाते हैं मलाला क्या मलाला यूसुफजई डे। मलाला यूसुफजई का जन्म दिवस कब मनाते हैं? 12 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट 29 जुलाई। 29 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? टाइगर डे। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। चूंकि पूछेगा कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये शुरू हुआ 1973 में शुरू हुआ था। और टाइगर के बारे में क्या पूछता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग में क्या सेंट पीटर्सबर्ग में एक समझौता हुआ था कि 2010 में ये समझौता हुआ था। उस समय ये कहा गया था कि 2019 में बाघों की संख्या क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्या 12 जुलाई तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बच गया, कौन था? चेस डे। क्या? चेस डे, यानी 20 जुलाई को हम लोग मनाते हैं क्या? चेस डे। चेस डे मनाया जाता है किस दिन? 20 जुलाई को मनाया जाता है हमारा चेस डे। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब हम चलते हैं आपने लास्ट क्वेश्चन पे, और कारगिल दिवस, यानी 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या? कारगिल डे। क्योंकि 26 जुलाई 1999 की हमारी सेनाएं पाकिस्तान को खदेड़ के मारी थी, इसलिए मनाया जाता है 20 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया मैंने डॉक्टर्स डे। क्या? 1 जुलाई को क्या क्या मनाया गया? डॉक्टर डे। डॉक्टर डे के साथ इसी दिन मनाते हैं SBI डे, यानी SBI की स्थापना 1 जुलाई को होती है। 1 जुलाई 2000 स्थापना 17 को क्या मनाते हैं? GST डे। GST की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को हुई थी GST की स्थापना। इसी के लिए हम लोग मनाते हैं 1 जुलाई को GST डे। GST की स्थापना विजय केलकर समिति पे होती है। SBI की स्थापना के बारे में बताते हैं आपको। SBI कैसे बना? सबसे पहले क्या था? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, 3 बैंकों को मिला करके 1804, 1840, 1844 या 45 से 46, इन बैंकों को मिला करके बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या? इंपीरियल बैंक बनता है, इंपीरियल बैंक। उसके बाद इंपीरियल बैंक को ही 1921 में क्या कहा जाता है? इसका 3 बैंकों को मिला करके बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1 जुलाई 1955 को ही क्या बन जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है SBI। क्या बन जाता है? SBI, यानी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर बनता है क्या? हमारा SBI। SBI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बन जाता है SBI। SBI के बारे में कौन याद रखिएगा? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, यानी पब्लिक सेक्टर का सबसे जो बड़ा बैंक है, ये कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया SBI। उसके बाद SBI के बारे में और पूछ सकता है, इस समय इसके हेड कौन से हैं? तो दिनेश खारा जो हैं इस समय इसके क्या है? हेड है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय हमारा है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई को मुंबई कब किया गया? 1960 में मुंबई और गुजरात को अलग कर दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है?
कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। मैंने आपको बताया था जो बहलोल लोधी है लोधी वंश का संस्थापक है। ये पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध आप लोग बताइए कहाँ पे हुआ। होम रूल आंदोलन कब हुआ। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारत के कुल सदस्यों का कितना आवश्यक गणपूर्ति होता है। तो 1/10 होता है गणपूर्ति। देखिए स्लाइड चली गई है। अब हम मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग टॉपर्स IQ परिवार पे अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद साथियों।